नमस्ते छात्रों। इसके पहले हमने शब्द भेद में क्रिया के कुछ प्रकार देखे हैं। मतलब क्रिया में सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ये दो भेद देखने के बाद आज हम क्रिया का होने वाला तीसरा भेद हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और वाक्य में जो क्रिया दी है वो सकर्मक है या नहीं है, मतलब अकर्मक है, इस बात को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी परिभाषा देखेंगे। क्या है परिभाषा, देख लीजिए। सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा है क्रिया का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट होने के लिए जहाँ कर्म की आवश्यकता होती है वो सकर्मक क्रिया है। एक बार फिर से ठीक से हम क्या करेंगे, इस परिभाषा को देखेंगे, उसका स्पष्टीकरण और विस्तार से देखेंगे ताकि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं हम देखेंगे। तो क्या कहा गया है, क्रिया का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट होने के लिए जहाँ कर्म की आवश्यकता होती है, इस कर्म की आवश्यकता होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, तो कर्म किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। कई बार छात्रों को ऐसा लगता है कि कर्म मतलब कार्य, लेकिन यहाँ कर्म मतलब कार्य नहीं है। तो यहाँ कर्म का मतलब होता है जिसके सहारे हम क्रिया करते हैं उसे कर्म कहते हैं। मान लीजिए कि मैं फलक पर लिखने का काम इसके माध्यम से करता हूँ। ये क्या है, ये है खड़िया। ये क्या है, खड़िया। तो लिखने का काम मैं खड़िया के माध्यम से करता हूँ। जो मैं क्रिया करता हूँ वो खड़िया के माध्यम से करता हूँ, इसके कारण मेरा कर्म हो गया खड़िया। इस वाक्य का कर्म हो गया खड़िया। मैं खड़िया से लिखता हूँ, इस वाक्य में खड़िया कर्म है। तो कर्म का मतलब यहाँ क्या है, जिसके सहारे क्रिया की जाती है उसे कहेंगे कर्म। इसलिए यहाँ कहा गया है कि क्रिया का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट होने के लिए जहाँ कर्म की आवश्यकता होती है वो सकर्मक क्रिया है। अब ये समझ जाने के बाद निश्चित रूप से आप इस बात को समझ गए होंगे कि कर्म किसे कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, दो उदाहरण लेंगे और दो उदाहरण लेने के बाद कर्म को ठीक ढंग से समझ जाएंगे और समझ जाने के बाद उसे ही सकर्मक क्रिया क्यों कहते हैं हम देखेंगे। चलिए एक वाक्य हम देखेंगे, मैं साइकिल चलाता हूँ। मैं साइकिल चलाता हूँ। अगर इस वाक्य को हम ठीक से देखेंगे तो इसमें शब्द भेद क्या है, तो मैं है सर्वनाम, साइकिल क्या है, साइकिल संज्ञा है, चलाता हूँ क्या है, ये क्रियाएं हैं, ये दो क्रियाएं हैं। चलाता हूँ, तो चलाता हूँ ये क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं को हम यहाँ सकर्मक क्रिया कहने लगे हैं क्योंकि इस वाक्य में साइकिल कर्म है। चलाने का जो भी काम है, चलाने का काम किसके माध्यम से हो रहा है, साइकिल के माध्यम से। मतलब इस वाक्य में साइकिल क्या है, कर्म है और यहाँ कर्म होने के कारण इस क्रिया को हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण देखेंगे, नंबर 2 का उदाहरण। अशोक किताब पढ़ता है। अशोक किताब पढ़ता है। तो बताइए इस वाक्य में कर्म कौन सा है, तो निश्चित रूप से किताब कर्म है। किताब क्या है, कर्म है और यहाँ कर्म है और क्रिया कौन सी है, पढ़ता हूँ। तो ये पढ़ता हूँ या पढ़ता है, अशोक किताब पढ़ता है, मैं किताब पढ़ता हूँ,
इस प्रकार की क्रियाएं बदल जाएंगी। लेकिन इस वाक्य में अशोक किताब पढ़ता है, पढ़ता है क्या है? क्रिया है। लेकिन ये क्रिया कैसी है? इस वाक्य में कर्म है क्या? निश्चित रूप से इस वाक्य में किताब क्या है? कर्म है। और इस वाक्य में कर्म होने के कारण पढ़ता है, ये क्रिया सकर्मक क्रिया बन गई है। तो इसी प्रकार से अगर संक्षेप में हम कहेंगे, ध्यान में रखने के लिए एक आसान सी बात अगर मैं बता दूं तो वाक्य में जहाँ कर्म होता है, वाक्य में जहाँ कर्म होता है वो सकर्म क्रिया होती है, और वाक्य में जहाँ कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया होती है। इसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं कि अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया की परिभाषा, अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है? तो हम देखेंगे अकर्मक क्रिया की परिभाषा। देखिए, क्रिया का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट होने के लिए जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वह अकर्मक क्रिया है। वाक्य या परिभाषा फिर से देख लीजिए। क्रिया का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट होने के लिए जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वह अकर्मक क्रिया होती है। वो हम क्या करेंगे, आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसके कारण ऊपर के जो दो उदाहरण है, दो उदाहरण हम नीचे लेंगे और ये अकर्मक क्रिया कैसी है ये हम देखेंगे। चलिए पहला वाक्य हम देखेंगे। वाक्य नंबर 1, मैं चलाता हूँ। मैं चलाता हूँ, मैं क्या है? मैं करता है। मैं सर्वनाम है, सर्वनाम के रूप में होने वाला मैं क्या है? करता है। तो मैं चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ, इस वाक्य में इस क्रिया को पूर्ण होने के लिए जहाँ कर्म की आवश्यकता थी लेकिन वो कर्म इस वाक्य में नहीं है। इस वाक्य में कर्म नहीं है। ऊपर कर्म क्या है? साइकिल है। इस वाक्य में कर्म क्या है? किताब है। लेकिन इस वाक्य में मैं चलाता हूँ, इसमें कर्म नहीं है। कर्म नहीं है मतलब ये क्रिया फिर भी पूरी हुई है। इसके कारण क्रिया का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट होने के लिए जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वो अकर्मक क्रिया है। तो ये क्रिया चलाता हूँ, ये क्रिया पूर्ण होने के लिए यहाँ कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, वाक्य पूर्ण हो गया है। और इसके कारण इससे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। वाक्य नंबर 2 देखिए। वाक्य नंबर 2 में क्या है? तो वाक्य नंबर 2 में है अशोक पढ़ता है। ऊपर के वाक्य में क्या था? अशोक किताब पढ़ता है। लेकिन अब अकर्मक क्रिया होने के कारण वही वाक्य मैंने लिया है और वाक्य बन गया है अशोक पढ़ता है। अशोक क्या पढ़ता है? अशोक क्या पढ़ता है? कुछ भी पता नहीं चलता इस वाक्य में। इसके कारण यहाँ कोई कर्म नहीं है। अशोक तो क्या है? अशोक करता है। अशोक करता है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। और इसके कारण इस क्रिया को पूर्ण होने के लिए यहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं है। कर्म की आवश्यकता नहीं है। इसके कारण पढ़ता है, पढ़ता है, ये जो भी क्रिया है ये क्रिया निश्चित रूप से अकर्मक क्रिया है। तो इसी प्रकार से छात्रों हमने क्रिया के होने वाले जो भी भेद है ये भेद हमने देखे हैं। और इसमें आखिरी भेद जो हमने देखा है वो है अकर्मक क्रिया। तो इसी प्रकार से यहाँ क्रिया के जो भी भेद है, भेद का मतलब जो भी प्रकार है, प्रकार समाप्त हो गए हैं। बिल्कुल ही आसान होने वाला हिस्सा समाप्त होता है। हाँ तो छात्रों, हमने इसके पहले देखा है कि शब्दों के जो भेद हैं वो 2 प्रकार के हैं। पहले विकारी शब्द और दूसरे अविकारी शब्द। तो इसके पहले हमने जितने भी सारे जो विकारी शब्द है
उनके जो भी उप प्रकार हैं, इन सब के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। अब ये विकारी शब्दों की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद हम आए हैं अविकारी शब्दों में, जो दूसरा प्रकार है अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अविकारी शब्द की परिभाषा क्या है। अविकारी शब्द, अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। अव्यय, व्यय का मतलब है बदल, बदलाव, परिवर्तन, इसे कहते हैं व्यय। लेकिन यहाँ शब्द क्या है? अव्यय। अव्यय का मतलब है जिनमें कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं, अर्थात अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले अविकारी शब्दों की परिभाषा देखेंगे। अविकारी शब्द क्या है परिभाषा? तो ठीक से देख लीजिए परिभाषा। परिभाषा इस प्रकार है अविकारी शब्दों की, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता, कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन, बदल नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो अविकारी शब्द है, अविकारी शब्दों में किसी भी हालत में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता है। किसके अनुसार ये परिवर्तन होता है? अगर विकारी शब्दों में थोड़ा हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता, कारक ये बदलने पर विकारी शब्दों में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो अविकारी शब्द है, जो अव्यय है, इनमें लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता, कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन, कोई बदल नहीं होता है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अब ये देखने के बाद हम क्या करेंगे, उदाहरण के रूप में कुछ क्या करेंगे, वाक्य देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी अविकारी शब्द है, अविकारी शब्दों में तो जो बाकी वाक्य हैं तो उनके उदाहरण तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ अभी हम ये देखेंगे कि जो भी अव्यय है, अव्यय के निम्नलिखित भेद है, अव्यय के निम्नलिखित भेद है। तो इनमें जो पहला भेद है वो पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 1 का भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 2 का जो भेद है वो है संबंध सूचक अव्यय। नंबर 2 में संबंध सूचक अव्यय। नंबर 3 में है समुच्चय बोधक अव्यय और नंबर 4 में है विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो इसी प्रकार से अव्यय के ये निम्नलिखित भेद हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताए हैं। तो ये 4 जो भेद है अविकारी शब्दों के, इनमें से पहला भेद हम देखने वाले हैं जिनका नाम है क्रिया विशेषण अव्यय। क्या नंबर 1 का भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय। तो चलिए देखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा क्या है। क्रिया विशेषण अव्यय परिभाषा, क्रिया के बारे में विशेष और अधिक जानकारी देने वाले अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए क्या है। क्रिया के बारे में विशेष और अधिक जानकारी देने वाले विकारी शब्दों को, अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो ये हो गई अविकारी शब्दों की परिभाषा, और ये परिभाषा हमने देखी है क्रिया विशेषण अव्यय की। तो बिल्कुल यहाँ हम देख चुके हैं कि क्रिया के बारे में विशेष
और अधिक जानकारी देने वाले अभिकारी शब्द, तो इन शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो वाक्य में तो क्रिया हमें पता है और उसी क्रिया के बारे में विशेष और अधिक जानकारी देने वाले अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूपों में बदलाव नहीं होगा, ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण नंबर 1 है आज हम गांव जाएंगे। आज हम गांव जाएंगे। अगर इस वाक्य को हम ठीक से देखेंगे, इस वाक्य को हम ठीक से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें गांव जाना है, लेकिन कब? तो उत्तर है आज। तो जाने की जो भी क्रिया होने वाली है, इस क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द है आज। इसके कारण इस आज शब्द को हम कहेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 2 का उदाहरण देखिए। नंबर 2 का उदाहरण क्या है? आसमान में अचानक बादल छा गए। आसमान में अचानक बादल छा गए। तो यहाँ बादल छाने की क्रिया हो रही है, लेकिन ये क्रिया कैसे हो गई? अचानक, एकाएक हो गई, अकस्मात हो गई। और यहाँ ये क्रिया कैसी हो गई, इसके बारे में जानकारी देने वाला जो शब्द है वो शब्द है अचानक। तो इस अचानक शब्द को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे, क्योंकि क्रिया कैसी हो रही है, इसकी जो भी रीति है, जो पद्धति है, ये बताने वाला शब्द क्या है? अचानक है। इसी कारण इसे हम कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो हम गांव जाएंगे में जो आज शब्द है, आज शब्द क्या करता है? आज शब्द क्रिया का जो भी काल है, जो समय है, वक्त है, इसके बारे में जानकारी देता है। इसके कारण आज को हम कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। वाक्य नंबर 3 क्या है? वाक्य नंबर 3 हाथी धीरे धीरे चलता है। हाथी धीरे धीरे चलता है। जो चलने की क्रिया है कैसी हो रही है? धीरे धीरे हो रही है। और इसके कारण धीरे धीरे शब्द को भी हम कहेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। लेकिन अगर उसका प्रकार हम कहेंगे तो ये प्रकार कैसा होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार कौन से और कितने हैं, क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार कौन से और कितने हैं, तो यहाँ 1 नंबर में हम देखने वाले हैं कि वो क्रिया विशेषण अव्यय का प्रकार है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसके उदाहरण देखिए। आज, कल, परसों, तेरसों, अब, जब, तब, कब, अभी, जभी, तभी, कभी, रोज, दिन भर, रात भर, साल भर, इन सारे शब्दों को हम कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसका मतलब क्या है? अगर ऐसे शब्द वाक्य में पाए जाएंगे या हमें अगर मिलेंगे तो इन सारे शब्दों को हम कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कहने का मतलब क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय के जो अलग अलग प्रकार हैं, इनमें नंबर 1 में है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 2 का प्रकार कौन सा है? तो नंबर 2 का प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक, स्थान का मतलब क्या है? स्थल, स्पॉट, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे स्पॉट। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण है यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ। एक बार फिर सुनिए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ। आगे इधर, उधर, जिधर, किधर, ऊपर, नीचे,
तो ये सारे सारे जो शब्द है, ये सारे सारे शब्द है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण। मतलब क्रिया विशेषण अव्यय का प्रकार नंबर 2 है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। उसके उदाहरण तो अभी हमने देख लिए। नंबर 3 क्या है? तो नंबर 3 है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब क्या होता है? तो परिमाण का मतलब होता है नापने का या तौलने का साधन, नापने का या तौलने का साधन, इसे कहेंगे परिमाण। तो यहाँ जो इसके शब्द है, उदाहरण के शब्द, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण के जो शब्द है, इनमें बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, अति, थोड़ा, इतना, उतना, जितना, कितना, अत्यंत, इसके साथ ही साथ ये सारे सारे जो उदाहरण हैं, इन सारे सारे उदाहरणों को हम कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाने के बाद क्रिया विशेषण अव्यय के नंबर 4 हम देखेंगे। क्या है 4 का प्रकार? तो 4 का प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण हमने देखा था, हाथी धीरे धीरे चलता है। तो रीति का मतलब क्या है? पद्धत या पद्धति। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ये क्रिया विशेषण अव्यय का प्रकार नंबर 4 है। तो इसमें कौन कौन से शब्द है कि जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण है? तो इनमें देखिए अचानक, अकस्मात, एकाएक, सहसा, ऐसे, जैसे, तैसे, कैसे, ज्यों, त्यों, मानो, यथा, तथा। तो ये जो सारे सारे शब्द हैं, इन सारे सारे शब्दों को हम कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण या शब्द। तो इसी प्रकार से छात्रों, हमने जो अविकारी शब्दों में पहला शब्द है वो है क्रिया विशेषण अव्यय। तो इस क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में उदाहरण के साथ साथ विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आप भी इसकी अच्छी तरह से पढ़ाई कर लीजिए, ताकि वाक्य में अगर क्रिया विशेषण अव्यय दिए जाएंगे तो आप उसे ढूंढकर, बिल्कुल छांटकर, अलग करके लिखेंगे कि वो क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। हाँ, तो चलिए छात्र, हम देखेंगे अव्यय क्रमांक 2, जिसका नाम है संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय। तो हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे संबंध सूचक अव्यय की। क्या है संबंध सूचक अव्यय की परिभाषा? तो ये परिभाषा इस प्रकार है, जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। परिभाषा में क्या है? तो परिभाषा में ये बात है कि ये अविकारी शब्द है, कब आएंगे? तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आएंगे, और संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य में होने वाले जो भी दूसरे शब्द हैं, दूसरे शब्दों के साथ इन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध जोड़ेंगे। इन शब्दों को हम कहेंगे संबंध सूचक अव्यय। संक्षेप में कहेंगे तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द, मतलब संबंध सूचक अव्यय के शब्द। तो ये देखने के बाद परिभाषा तो आप समझ गए होंगे। परिभाषा देखने के बाद हम देखेंगे इसे और भी विस्तार से ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। क्या है, देखिए वाक्य, पानी के बिना हम जी नहीं सकते। पानी के बिना हम जी नहीं सकते। तो यहाँ शब्द देखिए बिना शब्द है, पानी के बिना। तो इस वाक्य का पानी शब्द क्या है? ये शब्द संज्ञा है। उसके बाद ये बिना शब्द आया है।
और बिना शब्द ने क्या किया है, पानी का संबंध वाक्य के जो दूसरे शब्द है इनके साथ जोड़ने का, संबंध प्रस्थापित करने का काम किया है। इसके कारण हम इन्हें कहेंगे संबंध सूचक अव्यय। नंबर 2 का वाक्य देखिए, घर के सामने बगीचा है। घर के सामने बगीचा है, तो इस वाक्य में घर क्या है, घर शब्द निश्चित रूप से संज्ञा है और संज्ञा का संबंध वाक्य के जो दूसरे शब्द हैं इन दूसरे शब्दों के साथ संबंध जोड़ने का काम सामने शब्द ने किया है। इसके कारण इस शब्द को हम कहेंगे संबंध सूचक अव्यय के शब्द। उसके बाद वाक्य नंबर 3, बच्चा भालू की तरह चलने लगा। बच्चा भालू की तरह चलने लगा, तो इसमें तरह जो शब्द है, तरह जो शब्द है यह शब्द क्या है, संबंध सूचक अव्यय है। क्यों संबंध सूचक अव्यय है, तो बच्चा भालू ये संज्ञा नाम के जो शब्द है तो इनका संबंध वाक्य के होने वाले चलने लगा जो बाकी शब्द है इनके साथ संबंध जोड़ने का कार्य किया है। इसके कारण इन्हें हम कहेंगे संबंध सूचक अव्यय। तो ये परिभाषा और उसके बाद उसका जो स्पष्टीकरण है मैं आशा करता हूँ कि ठीक ढंग से आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से संबंध सूचक अव्यय के केवल हमने वाक्य के रूप में होने वाले 3 उदाहरण देखे हैं, लेकिन आगे अगले हिस्से में हम संबंध सूचक अव्यय के जो भी अलग अलग प्रकार हैं तो इन प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं।